नमस्कार, मैं हूं अंजलि इस्टवाल। 5 की बात में आपका स्वागत है। दिल्ली में भी कोयले की कमी का संकट मंडरा रहा है। इसको लेकर दिल्ली सरकार ने केंद्र को चिट्ठी लिखी है और जानकारी दी है कि 2 पावर स्टेशन में 1-2 दिन का ही कोयला बचा है। दिल्ली सरकार ने लिखा है कि एनटीपीसी दादरी ऊंचाहार पावर स्टेशन में 1 या 2 दिन का ही कोयला बचा है और दिल्ली सरकार का कहना है कि अस्पतालों को भी 24 घंटे बिजली देने में परेशानी हो सकती है। साथ ही दिल्ली मेट्रो बिजली आपूर्ति में कमी हो सकती है। तो डिस्कॉम्स जो हैं, जो दिल्ली में बिजली सप्लाई करते हैं, वो जो कंपनीज होती हैं उनको डिस्कॉम कहा जाता है, उनका कहना है कि 8,200 मेगावाट पीक पावर डिमांड तक जा सकती है। कल की पीक पावर डिमांड जो थी वो रिकॉर्ड 6,000 मेगावाट तक पहुंची थी। तो बिजली संकट को लेकर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट किया है। उन्होंने ट्वीट कर कहा है कि देश भर में बिजली की भारी समस्या हो रही है। अभी तक दिल्ली में हम लोग किसी तरह से मैनेज किए हुए हैं। पूरे भारत में स्थिति बेहद गंभीर है। हम सबको मिलकर जल्द ही इसका समाधान निकालना होगा। इस समस्या से निपटने के लिए त्वरित ठोस कदम उठाने की जरूरत है। वहीं दिल्ली के ऊर्जा मंत्री सत्येंद्र जैन ने कहा है कि अगर इस संकट का तत्काल हल नहीं निकाला गया तो अस्पतालों के लिए 24 घंटे बिजली और मेट्रो सेवा पर भी असर पड़ सकता है। ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि क्या दिल्ली में बत्ती गुल होने का खतरा है? पूरे देश के अंदर कोयले की बहुत भयंकर कमी है और उसका सबसे बड़ा कारण है कि जो रेलवे के रैक हैं, जो ट्रेन होती हैं, वो अवेलेबिलिटी कम है और कोयले की कमी भी है। तो उसकी वजह से पूरे देश के अंदर जितने भी पावर प्लांट्स हैं उनके पास कोयले की बहुत गंभीर समस्या है। कोई बैकअप नहीं है, बिजली को स्टोर करके नहीं रखा जाता, बिजली डेली बनती है और बिजली के लिए जैसे कोयले से अगर बिजली बनती है तो कोयले का बैकअप होना चाहिए, जो कि नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस में 21 दिन से ज़्यादा होना चाहिए। आज काफ़ी सारे प्लांट्स के ऊपर 1 दिन से भी कम का कोयला बचा है। तो बिजली की कमी का संकट गहराता जा रहा है। सिर्फ दिल्ली में ही नहीं, दूसरे राज्यों में भी कमी है। इस सब पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ आलोक वत्स जुड़ गए हैं, जो कि नेता हैं बीजेपी के, और संजीव झा हैं, जो कि प्रवक्ता हैं आम आदमी पार्टी के। शुक्रिया। आलोक जी, ये शिकायत कई राज्यों से आ रही है। महाराष्ट्र तो काफी दिन से कह रहा है कि बिजली की कमी है। आपके कोयला मंत्री बार बार ये ट्वीट कर देते हैं और ये जानकारी देते हैं कि कमी नहीं है। तो फिर राज्यों में बिजली की कमी क्यों हो रही है? दिल्ली में क्यों सरकार कह रही है कि कमी है? देखिए अंजलि जी, बिजली की कमी का सबसे बड़ा कारण है कि एकाएक इंक्रीज इन पावर डिमांड बहुत ज्यादा हो गया जी। 106.6 BU से अभी ये प्रेजेंट में 132 से 34 BU के बीच में चल रहा है। जो गर्मी शुरू होनी थी अब वो फरवरी से ही शुरू हो गई और लोगों में डिमांड बिजली की बढ़ गई। एयर कंडीशन वगैरह लोग चलाने लगे और सारी चीजें पीक आवर एक ही समय में होने लगी है। फिर भी इसको ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार ने त्वरित कार्रवाई किया है। सबसे पहली बात, सेंटर ने अलाउ किया है स्टेट्स को कि जो कैप्टिव कोल आपके पास रिजर्व में रखा हुआ है, आप उसको जनरेशन के लिए अलाउ कीजिए और अगर उसमें कोई कमी आती है उसकी फायरिंग में, तो इंपोर्टेड कोल 10% मिला के वो फायरिंग का स्तर को बरकरार रखें। और कमर्शियल में ही कोल सेक्टर में 50 ब्लॉक एक्स्ट्रा निकाले गए हैं, जिसमें करीब 50,000 करोड़ का नया इन्वेस्टमेंट हो रहा है। उसके अलावा हालांकि उस चीज को कुछ स्टेट गवर्नमेंट रोक रही है, जैसे झारखंड सबसे बड़ा खदान का जगह है, वहां पर उन्होंने एडवर्स इंपैक्ट ऑन लार्ज ट्राइबल पॉपुलेशन और फॉरेस्ट के कारण उसको केस कर दिया, जो अभी सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। जल्दी उस पर भी सुनवाई होने की उम्मीद है। उसके अलावा त्वरित कार्रवाई करते हुए सेंट्रल गवर्नमेंट ने कम से कम 600-700 रेलगाड़ियों को पैसेंजर से कन्वर्ट करके मालगाड़ी में धुआया है और लगातार ढुलाई जारी है। और हम आपको ये आश्वासन देते हैं कि कोल की सप्लाई को हम बिजली जनरेशन में बाधा नहीं बनने देंगे। एकाएक डिमांड बहुत हाई हो गया है, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट उसके ऊपर त्वरित कार्रवाई करके
कोयला पहुंचाने का काम कर रही है। ठीक है, चलिए ये सुन के अच्छा लगा कि सरकार इसका संज्ञान ले रही है और इस पर काम कर रही है, पूरे जोर लगा रही है। लेकिन सवाल ये भी बनता है, आपने खुद ही कहा कि फरवरी से ये स्थिति खराब होने लगी थी, गर्मी फरवरी से आ गई थी, और हम देख रहे थे कई राज्यों से आ रही थी खबर पिछले 15-20 दिन से कि दिक्कत हो रही है, कमी हो रही है। तो इस सब को लेकर के कोई प्लान नहीं होना चाहिए पहले से आगे की इस चीज को, इस स्थिति को एंटिसिपेट करते हुए उसका पूर्वानुमान लगा करके काम किया जाए? मैंने आपसे कहा ना, कमर्शियल माइंस में 50 एक्स्ट्रा ब्लॉक बनाए गए थे जहां से कोयले की लिफ्टिंग होती, लेकिन उसको सरकारों ने केस करके उसमें बाधा पहुंचाई है और वो मामला सुप्रीम कोर्ट में आके लंबित है। और अगर उसकी सुनवाई जल्दी हो गई तो वहां से भी, उन खदानों से भी माल उठना चालू हो जाएगा और 50,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करके वहां से माल उठाना चालू होगा। तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट ने ही ये काम किया है। उसके बाद हम कोल हेवी मात्रा में इंपोर्ट भी कर रहे हैं, वो भी अब आना चालू हो जाएगा पोर्ट्स पे। ठीक है, चलिए हमारे साथ संजीव झा भी मौजूद हैं जो कि प्रवक्ता हैं आम आदमी पार्टी के। संजीव जी, बिजली को लेकर के जो स्थिति इस वक्त उत्पन्न हो रही है उसमें कुछ जिम्मेदारी दिल्ली सरकार की भी लोग बता रहे हैं। ये जो स्थिति उत्पन्न हुई है वो अचानक तो हुई नहीं है, बढ़ रही थी, तो कहीं ऐसा, अभी हमें आप बता दीजिए अभी स्थिति कैसी है? क्या दिल्ली वाले चिंता करें, अपने इन्वर्टर्स को पूरा चार्ज करके रखें? अभी क्या मान के चले हम? संजीव जी, आपने अपने आप को म्यूट किया हुआ है, एक बार चेक कर लीजिए। आप अपने साथ जो आपको मदद कर रहे हैं उन्हें बताइए, म्यूट किया हुआ है, उसे आप ठीक कर लीजिए। चलिए आलोक जी, अभी संजीव जी की कनेक्शन जो है वो अभी जब हो जाता है तब हम उनसे बात करेंगे। लेकिन बड़ा सवाल जो लगातार उठ रहा है वो ये भी है कि महाराष्ट्र में ये स्थिति हमने पैदा होती हुई देखी थी और वहां लोड शेडिंग होने लग गई है, तो कहीं ऐसा तो नहीं है अब दिल्ली में भी हमें यही स्थिति देखनी पड़ेगी कि आने वाले दिन में हम लोगों को घंटों घंटों की एक इलाके में लोड शेडिंग, हम अपने दर्शकों को बता दें कि एक इलाके में बिजली काट दी जाती है, फिर दूसरे इलाके में सप्लाई की जाती है, एक पूरा रोस्टर बनाया जाता है, टाइम टेबल बनाया जाता है जिसके हिसाब से बिजली दी जाती है। तो क्या दिल्ली को भी ये स्थिति देखनी पड़ेगी? देखिए अंजलि जी, जिस तरीके से त्वरित कार्रवाई करके कोयला पहुंचाने का और रैक्स उपलब्ध कराने का काम सेंट्रल गवर्नमेंट ने किया है, मुझे उम्मीद नहीं है कि इन जगहों पे बाधित होगी बिजली की सप्लाई कोल के कारण। अच्छा। जो अभी इंफॉर्मेशन हमने गैदर किया है कि जहां जहां भी क्राइसिस ज्यादा है वहां पर ज्यादा त्वरित कार्रवाई हो रही है कोयला पहुंचाने की। तो दिल्ली उनमें से एक है कि नहीं है? दिल्ली भी एक है, दिल्ली भी एक है, महाराष्ट्र भी है और पंजाब भी है और राजस्थान भी है। इनको हमने ऊपर के स्केल में रखा है जहां जल्दी से जल्दी जितना कोयला पहुंचा सकते हैं पहुंचाएं। चलिए संजीव जी, तो आप लोगों के राज्य का नाम आ गया है प्रायोरिटी लिस्ट में, यहाँ पे कहा जा रहा है कि जल्दी से जल्दी कोयला आएगा, लेकिन आप लोगों की तरफ से बता दूं कि 16 स्टेट हैं जो इस कोयला क्राइसिस में सफर कर रहे हैं। अच्छा, तो संजीव जी, आप लोगों की भी कोई इसमें जिम्मेवारी बनती थी कि कहीं ऐसा तो नहीं, आप वही मैं आपसे पूछूंगी क्योंकि दिल्ली में आपकी सरकार है, कहीं ऐसी स्थिति तो नहीं उत्पन्न होगी कि दिल्ली वालों को अंधकार में बैठना पड़े इस गर्मी में? देखिए, अभी आप बीजेपी के प्रवक्ता को सुन रहे थे, उन्होंने कहा कि 16 स्टेट में पावर की क्राइसिस है और ये क्राइसिस आज से 8 महीना पहले भी हुआ था। मुझे ये लगता है कि ये सरकार हमेशा एड हॉक अरेंजमेंट में विश्वास रखती है कि जब कोई अफरा तफरी आ जाए तो इमरजेंसी मेजर्स लें। और ये इमरजेंसी मेजर्स क्यों लिया जाता है सब जानते हैं कि अगर ये क्राइसिस होगी तो आनन फानन में कुछ भी रेट पे किया जाएगा। अभी देखिए, आनन फानन में सभी ट्रेन को रद्द कर दिया जा रहा है। अब आप स्पेशल लेन बना रहे हैं कि कोयला वहां तक पहुंचे। मैं कहता हूं ये आम आदमी को हमेशा क्यों भुगतना पड़ता है, क्यों आप अरेंजमेंट पहले नहीं कर पाते हैं? ये कोयले की क्राइसिस है, ये सभी इंडस्ट्रीज ने पहले ही लिखा है,
कोल मिनिस्टर को लिखा है, प्राइम मिनिस्टर को लिखा है, सभी स्टेट हम लोग लगातार लिख रहे हैं कि कोयले की क्राइसिस हो सकती है। और आज भी अगर बात करें तो हमने जो दादरी से एनटीपीसी से जो बिजली आती है वहां पर कहीं 1 दिन की, कहीं 2 दिन की, कहीं 3 दिन की कोल का स्टॉक है। तो मुझे ये लगता है कि इसका ठीक से जब तक आप मैनेजमेंट नहीं करेंगे, आप गर्मी में जब पीक आता है तो पावर का कंजम्पशन ज्यादा होता है, कोई पहली बार तो नहीं हो रहा है। पहले ये 2 साल में देखा जा रहा आजादी के बाद से आज तक कि देश अंधेरे की तरफ रात्रि की तरफ धकेलने की कोशिश की जा रही है। तो मुझे ये लगता है इस पर कोई राजनीति ना करके केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है कि ये जो कोयले की क्राइसिस हो इसको खत्म कर, आगे से भी ये 20 दिन का स्टॉक रहना चाहिए। तो मुझे लगता है कि 20 दिन की ये एक लाइन मार्क कर दिया जाए कि रेड लाइन क्या है, येलो लाइन क्या है और ग्रीन लाइन क्या है। मुझे लगता है कि अगर रेड लाइन 10 दिन का क्राइसिस बचाओ, अगर कोल बचा हुआ है तो इमरजेंसी पहले दे दिया जाए, तो ये इस पर फिर ये बहस नहीं होगी। और जो चिंता आप कह रहे हैं वो चिंता लोगों की नहीं होगी। मुझे लगता है कि ये क्राइसिस क्रिएट किया जाता है ताकि इसमें भी करप्शन की अपॉर्चुनिटी बढ़े। अच्छा, आप इस पे कह रहे हैं कि इसमें भी करप्शन की कोशिश होती है, तो ये तो आम आदमी पार्टी की तरफ से बड़ा आरोप है, क्योंकि यहाँ पर एक चीज समझिए आप कि जब ये क्राइसिस होगी तो किसी भी रेट में कोल परचेज किया जाएगा। तो ये एक चीज समझिए, कोयले की कमी नहीं है, लेकिन ये पावर जनरेशन कंपनियों के पास कोयला नहीं है। तो ये जबरदस्त मिसमैच कैसे है? अगर कोयला है जो आज उपलब्ध कराया जा रहा है क्राइसिस में, ये उपलब्ध पहले से प्लान क्यों नहीं किया जाता है? तो इसका मतलब कुछ न कुछ तो गड़बड़ झाला है ना। चलिए आलोक जी से पूछ लेते हैं। आलोक जी, वो कह रहे हैं कि इस तरह ये गड़बड़ झाला होता है, ये इसमें भी कहीं ना कहीं से करप्शन की आप लोग स्थिति बना देते हैं सरकार की तरफ से। अंजलि जी, न कोयला का रेट बढ़ा है, न उसको कैरी करने का फ्रेट बढ़ा है, तो इसमें गड़बड़ झाला कहां से इनको नजर आता है? अरे गड़बड़ झाला की बात करेंगे तो इनके 3 एमएलए सस्पेंड हुए, बर्खास्त किए गए क्योंकि वो संलिप्त थे घुसखोरी में। यहाँ कौन सा इस तरीके का घोटाला? एक क्राइसिस आपको बताया ना कि स्टेट्स ने ब्लॉक कर रखा है जो एक्स्ट्रा हमने मेजर्स लिए थे कमर्शियल माइनिंग का, उसके कारण जो एडिशनल और डिमांड एकाएक कहां से कहां चला गया वो भी मैंने आपको दर्शाया है। चलिए, अब मेरे पास वक्त कम रह गया। संजीव जी पहले अपनी बात नहीं रख पाए थे, तो संजीव जी मैं आपको 1 मिनट आखिर का दे रही हूँ। आप लोग हमेशा ही केंद्र सरकार पे हर बात पे उंगली उठा देते हैं। क्या हर बात पे आप लोगों को एक मोर्चा खोलना होता है? ये इसलिए कि आप एक चीज बताइए, मैं ये कहना चाहता हूं, अभी ये कह रहे हैं कि हमारे पास कोयले की कमी नहीं है, और कोयले की कमी इसलिए भी नहीं है क्योंकि अब कोयला उपलब्ध कराया जा रहा है, पर ये पावर जनरेशन कंपनी के पास कोयला नहीं पहुंच पाई। एक तरफ कहते हैं कि हम आत्मनिर्भर भारत बनना है, तो ऐसे कैसे बनेंगे आप? आपकी कोयले की कमी से बहुत सारी इंडस्ट्री नहीं चल पा रही है, बिजली की संकट है, तो ये आखिर बार बार क्यों होता है? ये पहली बार नहीं होगा। आपको याद होगा आज से 8 महीना पहले भी इसी तरह की क्राइसिस हुई थी। क्या सरकार ने कोई सीख ली इससे? क्या सरकार ने इसके लिए कोई ऐसा अरेंजमेंट परमानेंट बनाया कि आगे ये क्राइसिस ना हो? तब मैं कहता हूं कि ये अपने आप ये पूरी सर्कमस्टांसेस दिखाता है कि सरकार हमेशा एड हॉक अरेंजमेंट में बिलीव करती है। जब कोई संकट आ जाए तो आनंद पानंद में कदम लो और उस पे फिर तरह तरह की परेशानी क्रिएट करो। आज 82 ट्रेन कैंसिल हुआ, तो आज जो लोग जहां आ और जा रहे थे उनकी कितनी परेशानियां हुई? क्यों हुई? क्योंकि आपने ठीक से प्लान नहीं किया, ठीक से आपने अरेंजमेंट नहीं किया। अब उसका नुकसान पूरे देश के लोगों को भुगतना पड़ रहा है। सब हर एक व्यक्ति क्राइसिस में है, हर एक इंडस्ट्री को लग रहा है पता नहीं 1 घंटा बिजली हमें मिलेगी कि नहीं मिलेगी, पूरे देश संकट में है। ऐसा क्यों हो रहा है? तो दिखाता है कि आप कितने सिंसियर हैं और आप ये क्यों कर रहे हैं। ठीक है, चलिए, आपकी राज्य सरकार की चिंता भी लाजमी है। केंद्र सरकार भी अपनी तरफ से सफाई दे रही कि वो अपनी तरफ से पुरजोर कोशिश कर रही है। उम्मीद यही करते हैं कि गर्मी में आम आदमी को ना बैठना पड़े। आप दोनों हमारे साथ जुड़े उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि ये गर्मी भी बहुत ज्यादा इस बार आई है, तो भीषण है, और इस भीषण गर्मी में अगर बिना पंखे के लोगों को रहना पड़ा तो दिक्कत होगी। फिलहाल हम एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं और ब्रेक के बाद पटियाला में पंजाब में खालिस्तान मार्च को लेकर हुआ है जो बवाल, उस पर देंगे आपको लेटेस्ट अपडेट। पंजाब के पटियाला में शिवसेना के द्वारा निकाले गए खालिस्तान मुर्दाबाद मोर्चे के दौरान
स्थिति बेहद ही तनावपूर्ण हो गई और कई सिख संगठन और हिंदू कार्यकर्ता आमने सामने हो गए, जिसके बाद पुलिस को पूरे मामले को सुलझाने में काफी मशक्कत करनी पड़ी। इस दौरान दोनों ओर से तलवारें भी लहराई गई और पथराव भी किया गया। शिव सैनिक खालिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाते हुए निकले। इसी दौरान कुछ सिख संगठन भी तलवार लहराते हुए सड़क पर आ गए और दोनों ओर से ज्यादा तनावपूर्ण स्थिति उत्पन्न हो गई और पथराव भी होते हुए नजर आया। बाद में पुलिस ने भीड़ को भगाने के लिए हवाई फायरिंग की। फिर भी लोग बहुत समझदार ने ते लोग भी कोऑपरेट कर रहे हैं सारे ते कोई इदा किसी की भी कोशिश मेरा ख्याल नहीं कामयाब होगी तो साडे वालों पुख्ता प्रबंध कीते हैं। लोग तुहानूं साथ गलबात चल रही है, तुहानूं उही तां गल कर रहे हैं। बस ਉਹਦੇ ਲਈ कोई इन्ना कोई मंजूरी है नहीं, कोई ना मंजूरी मिली है इन्हां नूं ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਵਿਦਆਊਟ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਅਲਾਉ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਮੇਨ ਕਨਸਟ੍ਰੇਟ ਇੱਥੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਇਹ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਕਰਨਗੇ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਸਾਡੀ ਚੱਲ। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने इस पर ट्वीट किया है और कहा है कि पटियाला में झड़प की घटना काफी दुर्भाग्यपूर्ण है। मैंने डीजीपी से बात की, इलाके में शांति बहाल की जा रही है। हम हालात पर करीब से नजर रख रहे हैं और किसी को भी राज्य में अव्यवस्था नहीं फैलाने देंगे। पंजाब में शांति और सद्भाव सबसे अहम है। आइए सुन लेते हैं कि वहां की स्थिति कैसी है। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी मोहम्मद गजाली। पंजाब के पटियाला शहर में आज उस वक्त स्थिति थोड़ा तनावपूर्ण हो गई जब शिवसेना नाम के एक संगठन ने एंटी खालिस्तान नाम का एक मार्च निकालने की घोषणा की। 29 अप्रैल के दिन के बारे में उन्होंने पहले से भी घोषणा कर रखी थी कि वो खालिस्तान के खिलाफ एक विरोध मार्च अपना शुरू करेंगे। इसके खिलाफ कुछ सिख संगठन जो हैं उन्होंने भी ये घोषणा की थी कि अगर ये लोग खालिस्तान के खिलाफ ऐसा मार्च निकालेंगे तो वो भी इसके विरोध में एक मार्च निकालेंगे। हालांकि इसकी जानकारी लोकल प्रेस और पुलिस प्रशासन को भी थी, लेकिन ये मार्च निकला भी और जब ये पटियाला के काली माता मंदिर के पास पहुंचा तो दोनों ही ग्रुप में, दोनों ही गुटों में बहसबाजी हुई, नारेबाजी हुई, जिसके बाद पथराव भी हुआ। पथराव के बाद पुलिस को जब लगा कि मामला ज्यादा संगीन हो सकता है, तनाव बढ़ सकता है, तो वहां पर भारी पुलिस बल की तैनाती हुई। खुद पटियाला के एसएसपी जो है नानक सिंह वो वहां पर मौजूद थे। वहां पर हवाई फायरिंग भी की गई ताकि दोनों गुट के लोगों को अलग अलग किया जाए या तितर बितर किया जाए। थोड़ी देर के मशक्कत के बाद इन लोगों को वापस भेज दिया गया। कुछ लोग अभी भी पटियाला के काली माता मंदिर के बाहर जो श्रद्धालु हैं वो भी वहां मौजूद हैं। फव्वारा चौक जो पटियाला शहर का फेमस लैंडमार्क है वहां पर भी कुछ नौजवान अभी भी अड़े हुए हैं। हालांकि पुलिस और प्रशासन का कहना है कि एक पीस कमेटी की मीटिंग बुलाई जा रही है जिसमें पटियाला की जो डिप्टी कमिश्नर है साक्षी शानी वो वहां पर होंगी और लोगों से बातचीत करके अमन शांति के बहाली की पेशकश करेंगी या उनसे गुजारिश करेंगी। लेकिन इन सब के बीच जो सबसे बड़ा सवाल ये है कि पंजाब में पिछले कई महीनों में या अगर देख लें कि पिछले 5-7 सालों में पंजाब में अगर ऐसी घटनाएं हुई हैं तो वो विरोध प्रदर्शन सिर्फ बेअदबी की घटनाओं को लेकर होता था। किसी दो समुदाय या किसी दो गुट में कभी झगड़ा नहीं होता था अगर पिछले 5-7 साल की बात करें। लेकिन आज की जो घटना है वो जरूर चिंताजनक है। चिंताजनक इसलिए भी है कि जब लोकल प्रेस को वहां पर के पत्रकारों को ये जानकारी थी, शायद वहां पर प्रेस रिलीज भी दिया गया था इन संगठनों की तरफ से, तो उसके बावजूद इन संगठनों को मार्च निकालने की इजाजत क्यों दी गई? प्रशासन के कुछ लोगों का कहना है कि इनको इजाजत नहीं थी फिर भी मार्च निकाला गया। तो सवाल यह भी बनता है कि जब इतनी सूचना थी, इतनी जानकारी थी और जब ऐसे इंटेलिजेंस एजेंसीज, लोकल इंटेलिजेंस यूनिट, सीआईडी को इन सब चीजों की जानकारी होती है, उनको आभास भी होता है कि क्या ऐसे मार्च निकलने पे कुछ झगड़ा या झड़प हो सकती है, तो वो जरूर इसकी रिपोर्ट अपने आला अधिकारियों को देते हैं। तो ऐसी जानकारी होने के बावजूद अगर मार्च को अलाउ किया गया, इजाजत दी गई निकालने की इस प्रोटेस्ट को, तो कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन में या जिला प्रशासन में यह देखना होगा कि अब आगे की कार्रवाई क्या करती है उन लोगों के खिलाफ जिन्होंने आज पथराव किया, तलवार दिखाए। मंदिर के परिसर के अंदर से भी पथराव हुआ, उसकी भी फुटेज आई है। सड़क पर भी लोगों ने पथराव किया है, उसकी भी फुटेज आई है। पुलिस के सामने ये सब होता रहा। हालांकि बाद में माहौल को कंट्रोल तो कर लिया गया, लेकिन जरूर ये देखना होगा कि पुलिस इन सब मामलों में क्या एक्शन लेती है। चंडीगढ़ से मोहम्मद गजाली, एनडीटीवी इंडिया। तो 5 की बात में फिलहाल ले रहे हैं एक ब्रेक के बाद जानेंगे कि आखिर दिल्ली के 40 गांवों के नाम क्यों बदलना चाहती है बीजेपी।
दिल्ली में बीजेपी ने 40 गांव का नाम बदलने की मांग की है। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने इस बारे में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को चिट्ठी लिखी है और इस बारे में जल्द फैसला लेने की मांग भी की है। आदेश गुप्ता ने इस पर ट्वीट किया है जिसमें उन्होंने कहा है कि दिल्ली का हर गांव स्वाभिमान के साथ जाना जाए, न कि किसी गुलामी के प्रतीक से। उन्होंने गांव का नाम बदलकर स्वतंत्रता सेनानियों और महान विभूतियों के नाम पर रखे जाने की मांग की है। आदेश गुप्ता ने दिल्ली सरकार को लिखे पत्र में दावा किया है कि 40 गांव का नाम बदलने को लेकर गांव के लोग भी सहमत हैं। हमारे सहयोगी रवि रंजन शुक्ला ने बात की है आदेश गुप्ता से। अध्यक्ष जी, आप कह रहे हैं कि 40 गांव का नाम बदलना, तो ये एक बहुत बड़े पैमाने पर आप नाम बदलने का एक अभियान चला रहे हैं और लता मंगेशकर जी के नाम से गांव रखेंगे, किरोड़ीमल बैसला जी के नाम से आप गांव रखेंगे, तो ये कैसे? क्या आपके पास उन गांव वालों ने प्रपोजल भेजा है या आपने खुद से वो प्रपोजल को तैयार करके? और देखिए, अभी 40 गांव के में से बहुत सारे गांव की पंचायत के लोगों ने और वहाँ के गांव के लोगों ने बीजेपी के पार्षदों से बीजेपी के पास उन्होंने संपर्क किया और उनका कहना है कि मुगल कालीन और जो गुलामी की दास्ता कहते हुए वो नाम, उनके साथ अब हम रह नहीं सकते। देश आज़ादी के 75वीं वर्षगांठ मना रहा है, अमृत महोत्सव मना रहा है। ऐसे में गुलामी के प्रतीक नामों के साथ उन गांवों के नाम अब वो लोग रहना नहीं चाहते। लोग तो कह रहे हैं कि आप सियासत कर रहे हैं उन नामों के ऊपर में। ऐसा कोई मुद्दा मतलब कि नहीं था, कोई अब तक ऐसे इस तरीके का कोई चुनावी मुद्दा नहीं था या कोई एक नाम बदलने का कोई बात भी नहीं आई, आप ही लोग उसके ऊपर में सियासत कर रहे हैं। देखिए, माधोपुर मोहम्मदपुर गांव के लोग 30-30, 40-40 साल से डिमांड कर रहे हैं। क्यों? हमारा गांव का नाम मोहम्मदपुर कब रखा गया? जब मुगल आए थे। तो ये चुनाव के ही टाइम आप लोगों को याद है? चुनाव तो अभी कहीं नहीं है। मुगल तो विदेशी आक्रांता थे और उनके साथ पहचान के साथ जोड़ना, और भारतीय जनता पार्टी ने इसीलिए ऐसा प्रस्ताव किया है कि हमारे देश, उन गांवों के नाम देश के स्वतंत्रता सेनानियों के नाम पर होने चाहिए। हम गांव की मूलभूत सुविधाओं को अच्छा कर रहे हैं और नाम भी बदल रहे हैं। अभी तक गांव वालों को नहीं मिला है। लालडोरा में लोग बोल रहे हैं पार्किंग की समस्या है, सड़कें बहुत। देखिए, जो लालडोरा की बात हो या गांव के विकास का जितना काम केंद्र सरकार के जिम्मे है, वो सारे काम कर रहे हैं। लेकिन मुझे ये अफसोस आपके कहना पड़ रहा है कि दिल्ली सरकार ने गांव के विकास के लिए जो निगम को फंड देना था वो रोक दिया है, 7 सालों में नहीं दिया है। अच्छा। तो जो केंद्र सरकार के जिम्मे वो काम कर रहे हैं। सवाल है कि नाम के साथ एक स्वाभिमान होता है, राष्ट्रवाद होता है। आप ये सोचिए कि आज से 1000 साल पहले मुगल आए थे, उन्होंने यहाँ जिया सराय बनाया, बेर सराय बनाया, नेब सराय बनाया, शेख सराय बनाया, यूसुफ सराय बनाया। अब देश सराय नहीं है, दिल्ली सराय नहीं है। उस समय मुगलों की सेना आती थी, वो सराय में रहते थे और यहाँ भारतीयों के ऊपर, हिंदुस्तान के लोगों के ऊपर अत्याचार करते थे, बर्बरतापूर्ण अत्याचार। अब उनके नामों के साथ गांव के लोग जुड़ना नहीं चाहते, और जब गांव के लोग चाहते हैं तो देश में लोकतंत्र है। केजरीवाल जी भी लोकतंत्र में विश्वास रखते हैं। वो खुद कह रहे हैं सरकार बनाने से पहले कि हम जाकर मोहल्ला सभाओं की बातें मानेंगे। अब गांव सभा ने कहा है तो उनकी बात मानिए। निश्चित तौर पर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता जी हैं जो कि कह रहे हैं कि अभी ये जो मुद्दा है ये स्वाभिमान से जुड़ा हुआ मुद्दा है, राष्ट्रवाद से जुड़ा हुआ मुद्दा है, ये सियासत से जुड़ा हुआ नहीं है। दिल्ली से रवि रंजन शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। उधर राजद्रोह के मामले में गिरफ्तार नवनीत राणा और उनके विधायक पति रवि राणा को आज भी जेल में रहना होगा। मुंबई की सेशंस कोर्ट ने उनकी जमानत पर सुनवाई कल के लिए टाल दी है। कल दोपहर 2:45 बजे करीब कोर्ट में इसकी सुनवाई होगी। हालांकि सरकार की ओर से जवाब दाखिल होने के बाद नवनीत राणा के वकील ने आज ही सुनवाई की मांग की, लेकिन कोर्ट ने दूसरे मामलों में व्यस्त रहने का हवाला देते हुए सुनवाई कल के लिए टाल दी। प्रदीप घरत आज हमारे साथ है बात करने के लिए। सर, सबसे पहले तो नवनीत राणा का जो आप यहाँ पर जमानत अर्जी का आपने विरोध किया, जवाब फाइल किया, क्या आप जवाब में क्या लिखा? हमने जवाब में बेल देने के लिए स्ट्रांगली अपोज किया है, क्योंकि जो गुनाह है उसमें उनको जो कलम 124A लगाया गया है
तो उनका कहना है कि वो लागू नहीं होता है। तो हमारा कहना है कि वो बरोबर उनके लिए उनके खिलाफ फिट कलम है, सेक्शन है, और उसी तरह जो बाकी सेक्शंस भी है वो भी क्वाइट सीरियस है। उनके खिलाफ लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सज़ा है। और दूसरी जो बात है, अभी इन्वेस्टिगेशन चालू है। ये जो है मुझे बहुत अचरज की बात लगती है कि आप सब बोल रहे हैं कि हनुमान चालीसा पठन करना ये गुनाह नहीं है। देखिए, ये वैयक्तिक बात है। हनुमान चालीसा पठन करने के लिए कोई किसी को मना ही नहीं करता है। अगर अभी वो जेल में बैठे हैं, कल आज तक जेल है, जब भी जेल में डाले उस दिन से 24 घंटे भी हनुमान पठन किया चालीसा, उन्हें कोई रोकने वाला नहीं है। लेकिन बात जो है वो हनुमान पठन चालीसा की नहीं है। मैं आपके घर आपके विरोध के खिलाफ आके ये कर सकता हूँ क्या? उनका हेतु जो है वो हनुमान चालीसा का खाली बुरखा या गाइस लेना है। यानी इन्होंने एक ऐसा सब्जेक्ट, एक अवडंबर रखा है कि जो लेने से लॉ और ऑर्डर की, मेंटेनेंस ऑफ लॉ और ऑर्डर का कैसा माहौल पैदा होगा कि वो उसका पूरा ब्रेक ये दिखा सकते हैं कि लोग चिढ़ सकते हैं और लोग दंगे कर सकते हैं। ऐसा क्या राज है आपका कि चाहे वो नारायण राणे की केस हो, गुणरत्न सदावर्ती की केस हो, या कोई भी केस हो, इस समय जो कि राजनीतिक है, जो महा विकास आघाड़ी सरकार है, आपको पे ही भरोसा करती है और आपको ही उसमें लाके खड़ा कर देती है? ये मैं बता नहीं सकता, लेकिन मैं एक आपको बताऊंगा कि मैं वकील हूँ, कोर्ट का ऑफिसर हूँ। ये पॉलिटिकल केसेस हो जाए या किसी बड़े क्रिमिनल जैसे छोटा राजन की केसेस भी मेरे पास है, मुझे उन लोग से कोई निजी दुश्मनी नहीं है। हाँ, और मैं गवर्नमेंट को भी वही बताता हूँ, यानी पुलिस ऑफिसर्स को भी वही बताता हूँ, आप मेरे सामने पेपर्स रखे, मैं वो स्टडी करूँगा। अगर मैं कन्विंस हो गया तो मेरी तरफ से आपकी साइड रखने की पूरी कोशिश होगी, और जो मेरी तरफ से करना है वो मैं करने की कोशिश करता हूँ। धन्यवाद। थैंक यू। ये प्रदीप घरत है, इस समय सरकार के सबसे भरोसेमंद वकील हैं, और हर जितने भी केसेस राजनीतिक फिलहाल हो रही है, सब में जो है महाविकास आघाड़ी सरकार की तरफ से प्रदीप घरत को ही लाया जाता है, और इनका जो अब तक का रिकॉर्ड है कन्विक्शन का, वो भी बहुत ही काबिल तारीफ है। लिहाजा सरकार को सबसे ज़्यादा भरोसा फिलहाल प्रदीप घरत पर है। मुंबई से कैमरामैन अशोक मारी से सुनील सिंह, NDTV इंडिया के लिए। तो 5 की बात में इतना ही। नमस्कार।